जो फ्लक्चुएशन था, खासकर निगेटिव साइड जो मार्केट का मोमेंटम था, उसका एक प्रमुख कारण जो रहा है कि आरबीआई ने जो आज एक्शन लिया है, और ये एक्शन अचानक था। मतलब अगर हम देखें तो एक सिस्टम है कि हर 2 महीने में आरबीआई अपनी ब्याज दरों की समीक्षा करता है, और आज का जो एक्शन था आरबीआई का वो अचानक लिया गया है। और आरबीआई ने आज इसको डिस्क्लोज किया कि 2 दिन की मीटिंग जो चली इनकी 3 और 4 मई को, उसका जो आज अनाउंसमेंट किया, और उस अनाउंसमेंट में जो 0.40% की रेपो रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इससे बहुत सारे सेक्टर में जो है चीज़ें महंगी और सस्ती अगर हम बात करें तो सबसे जो चीज़ें तुरंत देखने को मिलेंगे वो जिन लोगों का लोन है, ईएमआई है, इन चीज़ों पे तुरंत असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट लेके ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये 2 चीजें जो रहती हैं आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई का जो ब्याज दरों का जो आंकड़ा आता है, उसमें 2 मेन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और इसी चीजों को कंक्लूज किया जाता है बाद में। तो जो रेपो रेट होता है वो ये रेट होता है कि जो आरबीआई जो दूसरे बैंक पैसा लेते हैं, पैसा उठाते हैं, फंड उठाते हैं, उसका जो एक इंटरेस्ट पे करते हैं, उसको रेपो रेट कहा जाता है। और आज का जो 0.40 बेसिस की जो बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी ये दिखाती है कि अगर कोई भी बैंक अपने आरबीआई से जो भी फंड उठाएगा उसको 0.40 का इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और इसका असर बैंक किस पे डालेगा, जो उनके कस्टमर हैं जिनको उन्होंने लोन दिया हुआ है। तो सीधा जो असर दिखेगा ये ग्राहकों को दिखेगा, जिन लोगों ने लोन और ईएमआई जो चल रही है, इसका असर तुरंत बेसिस पे देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा कि जो परचेजिंग पावर है मार्केट में, जो ग्राहकों की परचेजिंग पावर है, इस पे इन चीज़ों का असर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि सीधा असर जो है वो बैंकिंग सेक्टर को देखने को मिलेगा। दूसरे जो एनबीएफसी हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो काम करती हैं स्टॉक मार्केट में, लोन डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे छोटे छोटे लोन पे प्रोवाइड करती हैं ग्राहकों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा वो दिखेगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर ही ऐसा है जो मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट, सबसे पहले इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर आज के मार्केट की बात करें तो जो सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर था वो रियल एस्टेट सेक्टर था। उसके बाद बैंकिंग जो लगभग 2.5% के आसपास गिरा, और ऐसे एनबीएफसी भी 2.7 के आसपास गिरा। तो ये 3 सेक्टर जो हैं इनके जिनमें सबसे ज्यादा असर देखने को मिलने वाला था, ये आज से इम्पैक्ट शुरू हो गया। और आरबीआई ने जो कदम उठाया है, ये कदम मैं नहीं कहता कि खराब है, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग ऐसी थी कि मार्केट ऑलरेडी कैसे लेवल पे था। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकली बात करें या हम इंटरनेशनल मार्केट में जो मोमेंटम चला है उनकी बात करें, तो ऑलरेडी हम थोड़े से सर्वाइव कर रहे थे। मार्केट में कुछ दिनों से चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, और उसी टाइम पे ये भी आ गया, तो थोड़ा सा टाइमिंग मुझे मतलब ठीक नहीं लगा। लेकिन ये है कि चलिए ये कदम तो उठना था, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे जो चीजें क्रूड ऑयल के में आगे हम और बात करेंगे, डीप में बात करेंगे, तो क्रूड ऑयल में जो चीजें चल रही हैं, मेटल इंडेक्स में जो चीजें चल रही हैं, तो जो महंगाई देखने को मिली है, उस महंगाई में अगर थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो रेपो रेट में चेंज आना जरूरी था। क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले मई 2020 के बाद से लेकर अभी तक 40 के आसपास रेपो रेट चल रहा है, और ये अपने हिस्टोरिक लो लेवल पे था। तो बहुत दिनों से रेपो रेट में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद से महंगाई में बहुत चीज़ों को, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखें तो बहुत खासा चेंज देखने को मिला था। तो ये जरूरी तो था, पॉइंट बहुत जरूरी था। इसका शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा हमारी जेब पे तुरंत असर दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने की बात करें, तो ये चीज़ें धीरे धीरे सेटल होंगी। और थोड़ा जरूर अभी बुरा लग रहा है इन्वेस्टर को, और जिन लोगों को सीधे पॉकेट से पैसा ईएमआई जिनकी बढ़ने वाली है, या जो लोग लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को फिर असर दिखेगा। क्योंकि अभी जैसे रियल एस्टेट की बात करें हम, तो होम लोन 6 से 7% के आसपास हम बहुत खुश थे, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारी खुशी में जो है विराम लगता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है, पता नहीं, चूंकि मैं आश्वासित तो हूं नहीं, लेकिन एक आम आदमी के नाते लगता है कि ये जो रेपो रेट बढ़ा है, ये बहुत अनाड़ीपन से नहीं है, सोचा समझा मामला है। आरबीआई ने इसको बढ़ाने के पीछे बहुत मंथन किया होगा, और हमको लगता है कि अचानक बढ़ा है। लेकिन इस फैसले के पीछे बहुत सारे कारण होंगे, क्योंकि रेपो रेट मुझे लगता है कि 2018 अगस्त के बाद बढ़ा है। ये इतने वर्षों तक रेपो रेट वहीं थमा हुआ था। आरबीआई ने बहुत पेशेंस रखा था। एक चीज मैं और जोड़ूंगा कि अमेरिका ने पिछले दिनों रेपो रेट वहां का बढ़ा दिया है। भारत 3 साल कुछ महीने से इसको बनाए रखा था, तो ये जरूरी भी है। और इसमें एक चीज और है कि रेपो रेट कम होने से लोगों ने बैंकों में पैसा जमा करना कम कर दिया था, एफडी कम हो गई थी, और जो जैसे कहते हैं सीनियर सिटीजन, वो बेचारे बड़े घाटे में थे कि 4%, 5% ब्याज मिल रहा है। ये मैं आम आदमी के अंदाज में बात कर रहा हूँ, पता नहीं इसको आर्थिक विशेषज्ञ किस ढंग से लेते हैं। लेकिन अब इस रेपो रेट के बढ़ने से जो
ब्याज दर ये अंतिम नहीं है, दुनिया की स्थिति को देखते हुए शायद ये आगे पीछे और बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा है बिल्कुल, क्योंकि आरबीआई की जो नज़र है वो इंटरनेशनल मार्केट में कंटिन्यू बनी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड के भाव में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मेटल इंडेक्स में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वो एक जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि आज जैसा देखा गया है यूरोपियन यूनियन ने जो है रशियन क्रूड ऑयल के जो एक्सपोर्ट पे उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। और अगर ये हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि जो रशियन एक्सपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 1/3% है और ये अब तक का सबसे बड़ा कदम होगा। और इसका असर जो है सिर्फ रशिया पे नहीं देखने को मिलेगा, इसका असर यूरोप कंट्री और यूरोप यूनियन पे देखने को मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है क्रूड ऑयल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और जो यूरोपियन यूनियन है उनके लिए सबसे ज्यादा इजी जो क्रूड ऑयल परचेजिंग था वो था रसिया का, क्योंकि वो बहुत नेबर थे, पड़ोसी थे। और जब बिजनेस ऐसा होता है कि एक हाथ से लिया दूसरे हाथ पे बेच दिया तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगते उसमें। और अभी यूरोपियन यूनियन को भी इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब वो उनके गल्फ कंट्रीज से या यूएस से जब क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करेंगे तो इनको ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी हैवी लगने वाली है कि क्रूड ऑयल के प्राइस डबल इनको पे करने को मिलेंगे। यूरोपियन मार्केट की भी एक तरह से स्थिति खराब होगी भविष्य में जाकर। बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट में इन सब जो चीजें चल रही हैं बिल्कुल ये अच्छी नहीं है। हालांकि इन सब चीजों पे अगर चीजें ठीक होती हैं तो इन सब चीजों को ठीक होने में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट में या निवेशकों को या जो लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो अपनी कोई भी पोजीशन ऐसी बनाएं कि 3 से 4 महीने का समय लग सकता है चीजों को ठीक होने में। जी उदय जी, आपकी बहुत संक्षेप में राय पूरी बातचीत पर। मेरा मानना तो ये यूरोपियन कंट्री जो भी कर रही है रशिया के साथ वो आत्मघाती कदम है, उससे उन्हें ही नुकसान होगा, दुनिया को तो होगा ही, उनको खुद को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ये जो करेक्शन जो भी आ रहा है मार्केट के अंदर, आप थोड़ा थोड़ा करके सिप करके मार्केट में बने रहें, निकले नहीं। जी संदीप जी, आपकी राय। मेरा तो मानना यह है कि आप जैसे अर्थशास्त्री लोग बैठे हैं तो जो निवेशक हैं, नए निवेशक हैं या बैंक में पैसा जमा करने वाले, अगर आप लोगों की तरफ से उनको मार्गदर्शन मिलेगा तो वो बेहतर फैसले ले पाएंगे, क्योंकि किसी को ये अनुभव नहीं होता और बैंक में जाने पे कोई ये बताता भी नहीं कि आप इतने समय पे, वो तो अपने तरह से बताते हैं। इसलिए जरूरत है कि लोगों को जागरूक भी इस समय किया जाए। बिल्कुल, चूंकि जो लोग रोज की ट्रेडिंग करते हैं